प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम प्रकाश शुक्ल आप सभी का कक्षा 9 की संस्कृत व्याकरण कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम व्याकरण के इस प्रथम अध्याय माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान का द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो हम अब इस द्वितीय भाग के अध्ययन की ओर चलते हैं और सर्वप्रथम हम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला बिंदु पूर्वावलोकन, अर्थात हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था, प्रस्तुत पाठ से हम क्या सीखेंगे इसका भी परिचय प्राप्त करेंगे और इस पाठ्य की जो विषय वस्तु है वर्णोच्चारण स्थान, आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। सबसे अंत में आपको अभ्यास स्वरूप कुछ गृह कार्य हेतु प्रश्न दिए जाएंगे जिन्हें आप हल करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं और पूर्वावलोकन अर्थात प्रथम बिंदु की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भाग में हमने क्या सीखा, माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति का विवरण हमने जाना, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई और माहेश्वर सूत्रों का भी हमने परिचय प्राप्त किया, उनकी विशेषताएं जानी, इस संज्ञा से हमारा परिचय हुआ। वर्ण विचार में हमने स्वर तथा व्यंजन संबंधित विवरण को भी जाना। उसके बाद हमने जाना था प्रत्याहार का अर्थ, उसकी परिभाषा, नियम और उदाहरण। इन सब विषयों से हमारा परिचय हुआ था पिछले भाग में। तो आइए हम इस वर्तमान पाठ की ओर बढ़ते हैं और इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम क्या क्या सीखेंगे ये जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्णोच्चारण स्थान के महत्व के विषय में हम इस अध्याय में सीखेंगे तथा वर्ण विभाग संबंधी विशिष्ट अवधारणाओं को भी हम जानेंगे। किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है इस विषय का भली भांति ज्ञान कर सकेंगे। तो आइए हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं और वर्णोच्चारण स्थान का महत्व क्या है। वर्णोच्चारण स्थान के आधार पर ही सवर्ण आदि संज्ञाओं का विधान किया जाता है। उच्चारण स्थानों का ज्ञान होने से हमारे भीतर शुद्ध वर्णोच्चारण करने की सामर्थ्य विकसित होती है तथा इस भाग में हम आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्नों के विषय में भी सीखेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम वर्णोच्चारण स्थान जानते हैं कि इस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, यह सब विशेष परिचय हम इसमें प्राप्त करेंगे। पहला सूत्र है, सूत्र शैली में यह बड़ी ही अच्छी तरह से उच्चारण स्थानों को यहाँ पर बताया गया है। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अर्थात इसको स्पष्ट करने के लिए बड़ा ही सरल माध्यम है कि कंठ स्थानीय वर्णों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर कहा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अर्थात आ से हम अ वर्ण लेंगे, उसके पश्चात कु से क वर्ग के वर्णों को लिया गया है और विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग को। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसको भली भांति समझते हैं हम। यहाँ पर आप सूत्र देख रहे हैं आ से आवर्ण। अब ये जो आवर्ण है यह दीर्घ आ और प्लुत आ का भी बोधक होता है सवर्ण संज्ञा के द्वारा, अर्थात इनका उच्चारण स्थान एक समान होता है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जैसे ये ह्रस्व आ है वह अपने से दीर्घ आ का भी बोधक होता है और प्लुत आ का भी वह बोधक होता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी जाना था कि जब हम प्लुत स्वर को लिखते हैं तो उसके बाद 3 का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि वह 3 मात्राओं वाला स्वर होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आ से हम तीनों आ अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का ग्रहण होने के कारण जो इसका स्थान है वह कंठ हो जाता है। अब हम कु को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कु का अर्थ होता है का वर्ग, अर्थात का वर्ग में जो व्यंजन आते हैं उनको यहाँ कु से संकेत किया गया है इस सूत्र में। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, गा और उसके बाद हा को बताया सूत्र में। तो हा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं।
और उसके बाद विसर्जनीय नाम से विसर्ग का संकेत इस सूत्र में किया गया है। ये विसर्ग इस प्रकार से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा सूत्र आपको स्पष्ट हो गया होगा। जैसे कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यहाँ पर उच्चारण स्थान लिखा है कि कंठ स्थानीय जो वर्ण हैं उनका जो यहाँ पर परिगणन किया गया है आ अर्थात ह्रस्व दीर्घ और प्लुत आ तथा का ख गा घ अंगा और हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इस प्रकार से कंठ स्थान से उच्चारण होने के कारण इन वर्णों को कंठ भी कहा जाता है, कंठ वर्ण भी ये कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको कंठ वर्ण भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। यह दूसरा सूत्र है, इसको भी हम इसी प्रकार से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से आ का ह्रस्व आ के ग्रहण से दीर्घ आ का भी ग्रहण हुआ था, यहाँ पर भी ह्रस्व आ के ग्रहण से दीर्घ और प्लुत का ग्रहण अपने आप हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर तीनों ई मिला करके यहाँ पर दीर्घ ई भी हो जाएगा और उसके बाद प्लुत भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ई का ग्रहण हो जाता है, वह इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, आप देख सकते हैं। तो इचु यशा नाम तालु। अब यहाँ पर चू से हम किसका ग्रहण करेंगे? चू से हम चा वर्ग का ग्रहण करेंगे। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा छ जा झ या, ये 5 वर्ण चा वर्ग में आते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान भी तालु होता है। और उसके बाद या और शा, इन दोनों का परिगणन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या और शा का भी उच्चारण स्थान तालु होता है। तो ये तालु स्थान से उच्चारण होने वाले वर्णों को तालव्य कहते हैं। तो इन वर्णों को हम तालव्य भी कह सकते हैं और इनको तालव्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कंठ स्थान से उच्चारण होने के कारण उनको कंठ कहा जाता था और यहाँ पर तालु स्थानीय वर्णों को तालव्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अकुह विसर्जनीय नाम कंठ और इचु यशा नाम तालु, अर्थात ई वर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का ग्रहण हो जाएगा और चा वर्ग चा छ जा झ या और या अर्थात यकार और तालव्य शकार, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस प्रकार से हमने इन दोनों सूत्रों के माध्यम से का वर्ग और चा वर्ग तथा आ और ई और या और शा और हा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य वर्णों के उच्चारण स्थानों से भी हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं। आगे हमारा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात मूर्धा स्थान से बोले जाने वर्ण यहाँ पर बताए गए हैं कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात मूर्धन्य वर्णों का यहाँ पर संकेत किया गया है इस सूत्र के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि रि, जैसे कि रि ऋकार है, यहाँ पर ऋकार अर्थात मूर्धा स्थानीय जो वर्ण हैं उनको यहाँ पर संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋतु रसाणाम मूर्धा से मूर्धन्य वर्णों का संकेत किया गया है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। उच्चारण स्थान मूर्धा, स्वर में रि आता है और व्यंजन में टा वर्ग, यानी टा वर्ग के जो वर्ण हैं उनको मूर्धन्य कहा जाता है। रि टू अर्थात टा वर्ग में ये 5 वर्ण आ गए और उसके बाद रा और शा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रा और शा, ये मूर्धन्य कहे जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होने से यह मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धन्य स्थानीय वर्णों का परिचय आपने प्राप्त किया। उसके बाद हम ऋतु लशानाम दंत अर्थात दंत स्थानीय वर्णों का परिचय प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर भी वही विधि से आप देख सकते हैं कि रि
अर्थात लृकार यह स्वर है। उसके बाद तू से ता वर्ग आ जाता है। ता वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, ता था दा धा ना, और उसके बाद ला का भी उच्चारण स्थान दंत होता है, और उसके बाद सा का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इस प्रकार से ऋतु लसानाम दंतः से दंत स्थानीय वर्णों का संकेत बड़ी आसानी से हो जाता है हमें। तो इस प्रकार से दंत स्थानीय वर्णों का भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। आशा करता हूँ इन दोनों सूत्रों को आप भली भांति समझ गए होंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा और ऋतु लसानाम दंतः। तो यहाँ पर इन वर्णों को, जैसे मूर्धा स्थानीय जो मूर्धा से बोले जाते हैं उनको हम मूर्धन्य कहते हैं, और जो दंत स्थानीय वर्ण हैं उनको दंत कहा जाता है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से कंठ स्थानीय को कंठ, तालु स्थानीय को तालव्य और मूर्धा स्थानीय को मूर्धन्य, और उसी प्रकार से दंत स्थानीय वर्णों को दंत कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने दंत स्थानीय वर्णों को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ओष्ठ स्थानीय वर्णों को जानते हैं कि ओष्ठ वर्ण के द्वारा, ओष्ठ से जो हमारा स्थान है ओष्ठ, उसके द्वारा कौन कौन से वर्ण उच्चारण किए जाते हैं। जो एक उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यहाँ पर सूत्र है उपू पद्मनीयानाम ओष्ठौ, अर्थात यहाँ पर स्वर वर्ण है जो उ से उसका ग्रहण हो रहा है, और उसके बाद उ से यहाँ पर पवर्ग का संकेत किया गया है। पवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो पा, फा, ब, भ और मा। तो पवर्ग में पा, फा, ब, भ, मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आप बोलने में भी देख सकते हैं, जब हम पा बोलते हैं तो हमें अपने होठों को आपस में मिलाना पड़ता है। बिना हम होठों को मिलाए पा का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, बिना होठों को मिलाए हम फा नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से पा, फा, बा, भा, मा, इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ के माध्यम से होता है, इसलिए यह ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से कंठ स्थानीय कंठ कहलाते हैं, उसी प्रकार से ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। इनको हम ओष्ठ भी कहते हैं। तो उपो पद्मनीयानाम ओष्ठौ, इस सूत्र से सभी ओष्ठ स्थानीय वर्णों का संकेत बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए दौतौ कंठ तालु, यहाँ पर 2 स्थानों को मिला करके जो वर्ण बोले जाते हैं उनका संकेत किया जाता है कि कंठ और तालु के माध्यम से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे हैं ए और ऐ। तो इस प्रकार से ये 2 जो स्वर वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु के माध्यम से किया जाता है। तो ये कंठ तालव्य वर्ण हो गए। तो ए दौतो कंठ तालु, इस प्रकार से यह सूत्र स्पष्ट होता है। उसके बाद ओ दौतो कंठोष्ठम, यहाँ पर यह सूत्र है। तो कंठ और ओष्ठ के माध्यम से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है वे हैं ओ और औ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले हमने कंठ और तालु से जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं ए और औ, उनका ज्ञान प्राप्त किया। फिर ओ दौतो कंठोष्ठम, यह सूत्र कहता है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से कंठ और ओष्ठ के वर्णों को भी हमने जाना। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य वर्ण कौन कौन से हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, यह सूत्र है, इसमें कहा गया है वकारस्य दंतोष्ठम। अब यहाँ पर वा वर्ण का संकेत किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वा, इसको वकार भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण को संस्कृत में संकेत करने के लिए इसको वकार, जैसे वर्ण के बाद हम कार लगा देते हैं, कार प्रत्यय एक है जिससे कि उसका संकेत किया जाता है। जैसे हमें वा कहना है तो उसके बाद हम यह प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है वकार। उसके बाद यदि हम
चा के आगे भी ऐसे ही कार लगाते हैं तो उसको हम चकार कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में सभी वर्णों के साथ में कार प्रत्यय जुड़ जाने के कारण वकार, चकार, इकार, सकार इस प्रकार से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अकार, इकारांत आपने शब्द रूपों में भी देखा होगा कि अकारांत, तो वहां पर अकार आवर्ण के बाद कार जुड़ा है। तो इस प्रकार से इकारांत, उकारांत इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण के साथ कार प्रत्यय जुड़ जाने के कारण उसको अकार, वकार इसका उच्चारण किया जाता है। तो उसी प्रकार से वकारस्य दंतोष्ठम यह सूत्र है। यह कहता है कि दंत और ओष्ठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह है वकार, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दंत और ओष्ठ दोनों को मिला करके वकार का उच्चारण किया जाता है। आप सभी विद्यार्थीगण इन वर्णों का उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि वास्तव में क्या वहीं से उच्चारण किए जा रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल है। जैसे कि हमने अभी पिछले सूत्र में बताया कि पा वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो जब हम ओष्ठ को दोनों ओठों को आपस में नहीं मिलाते हैं तब तक हम पा, फा, बा, भा, माँ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आप भी करके देखें। तो उसी प्रकार से वा वर्ण जो है वा, तो इसमें दंत और ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है इस वर्ण का उच्चारण करने में। अगला सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात नासिका से कौन सा वर्ण बोला जाता है वह बता रहे हैं कि अनुस्वार, अर्थात अनुस्वार आपने देखा होगा जब वर्ण के ऊपर कोई बिंदी लगी होती तो उसको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे आपने कभी लिखा रामम, तो ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है उसको अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। श्यामम, इसी प्रकार से बहुत से वर्ण आप जानते हैं जिनके ऊपर ये लगा होता है अनुस्वार। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह नासिका के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। आगे देखिए अन्य नासिका स्थानीय और कौन से वर्ण हैं उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं यमंगणना नाम नासिका च, नासिका स्थानीय अन्य वर्ण कौन से हैं। तो प्रत्येक, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे 5 वर्ग हैं उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इन वर्गों का जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा ये अंतिम वर्ण है अर्थात पंचम वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान अंगा अर्थात नासिका से होता है। और चा वर्ग में जब हम आते हैं तो इसका पंचम अक्षर यहाँ होता है। तो इस प्रकार से इनका भी उच्चारण स्थान नासिका के द्वारा होता है। यहाँ पर आप माहेश्वर सूत्रों में देखेंगे तो यमंगणनम जो सूत्र है उसमें सभी नासिका स्थानीय वर्णों को एक साथ रख दिया गया है यमंगणनम इस सूत्र से। उसी प्रकार से यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि यमंगणना नाम नासिका च, अर्थात यमंगणनम में जो वर्ण आए हैं उनका उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप बोल करके भी देख सकते हैं कि यहाँ का उच्चारण कहाँ से किया जा रहा है। माँ, माँ, माँ हम बोलते हैं तो नासिका से आवाज आती, गा, गा बोल रहे हैं तो हमारी आवाज नासिका के माध्यम से आ रही है। और णा, णा बोल रहे हैं तो भी नासिका के माध्यम से आवाज आ रही है। उसके बाद ना, तो इसके उच्चारण में भी नासिका का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए यमंगणना नाम नासिका यह सूत्र है जो बताता है कि नासिका स्थानीय जो वर्ण हैं वो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वह नासिका के द्वारा उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, तथा प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है उसका भी उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो
तो इस प्रकार से हमने जाना कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यहाँ पर हम आपकी सुविधा के लिए एक तालिका में उन उच्चारण स्थानों को स्पष्ट कर रहे हैं, या तालिका का निर्माण आप भी कर लें, जिससे कि आपको उच्चारण स्थानों को याद करने में सरलता हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान लिखे हैं, कितने हैं इस प्रकार से लिखे हुए हैं, और किस उच्चारण स्थान के कौन कौन से वर्ण हैं उनको भी हमने स्पष्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंठ स्थानीय वर्ण हैं, कंठ उच्चारण स्थान कंठ, कंठ के जितने भी वर्ण हैं उनको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आ, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि आ से तीनों आ का ग्रहण होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पर जिनका संकेत किया गया है जिन स्वरों का, वो ह्रस्व में है, और उसी प्रकार से दीर्घ प्लुत का ग्रहण अपने आप सवर्ण संज्ञा के द्वारा कर लिया जाता है। और का, खा, गा, घा, अंगा और हा तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इनको कंठ भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है। उसके बाद तालु, तालु स्थानीय जो वर्ण है, इचु यशा नाम तालु सूत्र था, ई और चा, छा, जा, झा, या और या और शा, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। आपको पिछले पाठ में हमने भी बताया था कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, उनको उच्चारण को करने के लिए, उनके उच्चारण को करने के लिए उनमें स्वरों को मिला दिया जाता है, जिससे कि उनका उच्चारण हो सके। अर्थात जिनका उच्चारण ही स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्वरों को मिला करके आपको स्पष्ट किया गया है कि तालु स्थानीय जो वर्ण हैं, इचु यशा नाम तालु, ई और च वर्ग तथा या और श, अर्थात यकार और शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है, और यह तालव्य कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा स्थानीय जो वर्ण है, जो हमारा उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, उसमें री अर्थात रिकार, और उसके बाद टा वर्ग में जो वर्ण 5 हैं, टा, ठा, डा, ढाणा, और उसके बाद रा, रेफ और शकार। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। आगे दंत उच्चारण स्थान है, दंत में ली, यह एक स्वर है, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, दांतों के माध्यम से होता है। ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इनका भी उच्चारण स्थान, आप जब इन वर्णों को पढ़ें तो आप उनका उच्चारण करके भी देखें क्या वास्तव में ये वहीं से उच्चारण किए जा रहे हैं। जैसे कि दंत स्थानीय जो वर्ण हैं, आप बोल करके देखें, लरी, हमें दांत, अपनी जिह्वा को दांतों में स्पर्श करना पड़ता है, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अपनी जिह्वा को दंत में स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए ये दंत वर्ण कहलाते हैं। तो दंत स्थानीय वर्णों को दंत कहा जाता है, हमने पिछले भी स्पष्ट किया था। अब हम ओष्ठ स्थानीय वर्णों को जानते हैं, उ, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये ओष्ठ स्थानीय वर्ण हो गए, उकार और पवर्ग और तथा मा, ये ओष्ठ स्थानीय। नासिका स्थानीय या, मा, ग, ळ, न, और अनुस्वार ये नासिका से बोले जाते हैं। फिर कंठ तालु से ए और आई वर्ण, यह कंठ और तालु के माध्यम से बोले जाते हैं। फिर कंठ और ओष्ठ के माध्यम से जो बोले जाने वर्ण हैं, ओ और औ। तो इस प्रकार से दंत और ओष्ठ से जो बोला जाता है वर्ण वो वकार है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस तालिका के माध्यम से भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, अर्थात कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण किया जाता है। तो आइए इस उच्चारण स्थान को जानने के पश्चात हम प्रयत्नों को जानते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न करते हैं। यह दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इनके विषय में भी जानते हैं। ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर की जाने वाली चेष्टा को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और उसके बाद बाह्य प्रयत्न मुख से ध्वनि निकलते समय होता है। अर्थात
जब हम ध्वनि निकलते समय जो उच्चेष्टा करते हैं उसे हम बाह्य प्रयत्न करते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और संवृत। इस प्रकार से 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो स्पृष्ट क्या होता है? इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें का से लेकर के मां तक के सभी वर्ण आते हैं, अर्थात 5 जो वर्ग हैं वो सभी वर्ण स्पृष्ट में आ जाते हैं, अर्थात स्पर्श वर्णों को स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। उसके बाद ईषत स्पृष्ट, इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में स्पर्श करती है, इसलिए वो ईषत स्पृष्ट इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है। या व रा ला इसमें ये वर्ण आते हैं। विवृत, यह प्रयत्न स्वरों का होता है, इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है, इसलिए स्वर को जब हम जैसे बोलते हैं आ तो हमें मुंह खोलना पड़ता है, इसलिए इनका प्रयत्न जो होता है विवृत होता है। ईषद विवृत, इसमें मुख को पूरा नहीं खोलना पड़ता है, अर्थात ईषद विवृत इसीलिए कहा। इसमें तालव्य सा और मूर्धन्य सा और उसके बाद दंत्य सा तथा हा वर्ण, ये 4 वर्ण ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद संवृत, यह प्रयत्न केवल आ स्वर में प्रयुक्त होता है, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, अर्थात केवल ऋस्व आ स्वर में यह आभ्यंतर प्रयत्न प्रयोग होता है। उसके बाद बाह्य प्रयत्नों को देखते हैं। उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्णों के निकलते समय होती है, अर्थात जब वर्ण निकालते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पर बाह्य प्रयत्न होता है। और ये बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, अर्थात 11 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको निर्देशित किया गया है, जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से ये 11 बाह्य प्रयत्न और 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वर्णों के। तो इस प्रकार से आपने इस कक्षा के माध्यम से जाना। अब हम इस कक्षा के मूल्यांकन के लिए गृह कार्य हेतु कुछ प्रश्न देते हैं। कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? नासिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को लिखिए। वर्णों की तालिका बनाकर उनके उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करें। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न कितने हैं यह तालिका बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से इस कक्षा के माध्यम से आपने व्याकरण के उच्चारण स्थानों को जाना। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थीगण इस कक्षा से लाभान्वित हुए होंगे।